Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about the topic of advanced accounting. Short questions हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनी फोर जो इम्पॉर्टेंट होंगे फॉर MSTs. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट ऑन सुपर प्रॉफिट्स. सो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग, इसके फॉर्मूलाज एंड कैसे कैलकुलेट की जाती है गुडविल. ठीक है, तो वो समझेंगे. पहले समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है. Super profit is the excess of estimated future profit than the normal profit. ठीक है, and it's way of determining of extra profits that are earned by the business. Super profit excess होता है, किसका excess होता है? Estimated future profit का than the नॉर्मल प्रॉफिट. एंड यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्न करता है कोई भी बिजनेस. एंड यहाँ पे गुडविल डिटरमाइन की जाती है बाय मल्टीप्लाइंग वैल्यू ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बाय सर्टेन नंबर्स. सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है: नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट पे इतना रेट ऑफ रिटर्न उसे मिलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं? जो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड्स की आइटम के बेस पे. इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस डिबेंचर्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट. क्या होता है? ये कैलकुलेट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विद कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. जैसे यहाँ पे शो किया जा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कि एम्प्लॉयड, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, रेट होता है तो परसेंटेज में होएगा, तो परसेंटेज में क्या लगता है? 100 डिवाइड होता है, इसलिए 100 लगाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है जब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल इन सुपर प्रॉफिट मेथड से. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कि सुपर प्रॉफिट्स. अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? जो एक्चुअल प्रॉफिट होंगे उनमें से जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं फर्स्ट स्टेप में, उसको लेस कर देंगे. फिर उसके बाद जो हमने सेकंड स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकाले हैं उसको इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. मोस्टली ये गिवन होते हैं. एंड इसके अलावा सुपर प्रॉफिट मेथड के 3 वेरिएशंस होते हैं: परचेज, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी मेथड. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर अराइजेस. मतलब कि जब वैल्यूएशन की जाती है वो किन सर्कमस्टांसेस में होती है. सो इसमें क्या होता है? शेयर वैल्यूएशन इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्चुअल वर्थ, मीन्स वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू क्या है कंपनी की, कितने वो शेयर्स दे रही है फेस वैल्यू पे, पेड अप वैल्यू पे, एंड कितना डिविडेंड रिसीव किया जा रहा है बाय जो ले रहे हैं शेयर्स. ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव बेसिस पे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना वो शेयर वैल्यूएशन होती है. एंड इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो लॉन्ग करेंगे हम. अब नेक्स्ट है कि कौन से केसेस में वैल्यूएशन की जाती है शेयर्स की. फर्स्ट है अमेलगमेटेड. जब 2 कंपनीज अमेलगमेटेड होती हैं, कंबाइन होती हैं इन अ न्यू एंटिटी, तो उस केस में भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर अराइज हो जाती है. एंड सेकंड पॉइंट है वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय द पार्टनर्स जॉइंटली इन अ कंपनी एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस. अब इसमें क्या है कि जहाँ पे पार्टनर्स जॉइंटली हेल्ड कर रहे हैं शेयर्स को एंड डिसोल्यूशन हो रही है, तो तब भी वैल्यूएशन नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग 2 और मोर मेंबर्स, राइट. तो वहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंट मानी जाती है. थर्ड पॉइंट है वेयर अ पोर्शन ऑफ शेयर इज़ टू बी गिवन बाय मेंबर ऑफ प्रोप्राइटरी कंपनी. अब यहाँ पे जो पोर्शन है शेयर का वो गिवन, मतलब दिया जा रहा है बाय मेंबर ऑफ प्रोप्राइटरी कंपनी टू अनदर मेंबर. एक मेंबर जो प्रोप्राइटरी कंपनी से बिलोंग करता है दूसरे मेंबर को दे रहा है, बट जो अनदर मेंबर है वो बेच नहीं सकता उसके शेयर्स किसी और मेंबर को. उस केस में भी वैल्यूएशन की जा सकती है. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन लोन इज एडवांस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स रखी जाएगी। जैसे कोई लोन लेते हैं हम तो वहाँ पे एसेट्स वगैरह की सिक्योरिटी रख देते हैं, यहाँ पे शेयर्स की सिक्योरिटी रखी गई है। तो वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूएशन ज़रूरी होएगी ऑन द बेसिस ऑफ विच लोन हैज़ बीन एडवांस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जब प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए हो इक्विटीज़ में, तब उस केस में भी वैल्यूएशन की जाएगी। एंड हमारा 6th पॉइंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी कॉम्पनसेटेड। तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन रीज़नेबल हो, प्रॉपर रीज़नेबल कॉम्पनसेशन उन्हें दी जाए, इसके लिए भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स यहाँ पे नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ रेजिंग लोन्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स। पहले था हमारा लोन एडवांस हो रहा था एंड यहाँ पे लोन रेज हो रहा है, तो दोनों केसेस में यहाँ पे वैल्यूएशन की जाएगी। देन नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ पेइंग कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जब दी जा रही है तब उस केस में भी वैल्यूएशन की जाएगी। एंड नेक्स्ट है कि when shares of one class are to be converted into the another। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रही हैं इक्विटीज़ में तो वो वन क्लास के शेयर्स माने जाएंगे एंड इस केस में भी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। और ना लास्ट पॉइंट आ गया फॉर कंपनसेटिंग द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। एंड हमने यहाँ पे कंपनसेशन वाला पॉइंट किया फर्स्ट में, उसके बाद एट द टाइम ऑफ रेजिंग लोन्स, फिर कोर्ट फीस एंड वन क्लास मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का पॉइंट, लास्ट में कॉम्पनसेशन ऑफ शेयर होल्डर्स का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड ऑन द अदर हैंड इंस्टॉलमेंट परचेज प्लान में क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो तभी आपकी जो है कोई भी प्रोडक्ट है, कार ले लो, उसकी जो ऑनरशिप है ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एक तो ये हायरिंग का एग्रीमेंट है, वो सेल का एग्रीमेंट है। पासिंग ऑफ टाइटल, यहाँ पे टाइटल लास्ट इंस्टॉलमेंट में होगा पास, जैसे मैंने अभी बताया, और वहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है ऑनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ गुड्स। जो हायरर है वो रिटर्न कर सकता है गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट, क्योंकि उसने अभी तक एंड पेमेंट नहीं की है। फिर आ गया अनलेस सेलर डिफ़ॉल्ट्स गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही उसको गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट राइट ऑफ सेलर, द सेलर में टेक पोजेशन ऑफ गुड्स इफ़ हायरर इज़ इन डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो सेलर है वो अपने गुड्स वापस ले सकता है, ठीक है, फ्रॉम हायरर अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर सेलर करता है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज तो वो स्यू भी कर सकता है बट पोजेशन नहीं ले सकता। राइट ऑफ डिस्पोजल, हायरर जो यहाँ पे हायरर सेल नहीं कर सकता जो प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, एंड ऑन दी अदर हैंड जो बायर है वो सेल कर सकता है एंड ट्रांसफ़र कर सकता है गुड्स का टाइटल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं अंडर सेक्शन 327 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जिन्हें प्रायोरिटी मिलती है कि पेमेंट उन्हें की जाएगी। एंड इसके फर्दर पॉइंट्स करेंगे कि किन्हें किन्हें हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ गया रेवेन्यू, टैक्सेस, सेस एंड रेट्स, चाहे वो पेएबल हैं टू गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वो पेएबल होने चाहिए सबसे पहले विद इन 12 मंथ्स। सेकेंड पॉइंट है सारी वेजेस एंड सैलरीज, चाहे वो कमीशन हो एम्प्लॉयज़ की, सबसे पहले वो सेकेंडली वो पेएबल होगी, ठीक है। फर्स्टली तो हमारी रेवेन्यू वगैरह था एंड सेकेंडली हमारी वेजेस एंड सैलरीज़ हैं, एंड वो ड्यू नहीं होनी चाहिए एक्सीडिंग 4 मंथ्स, और वो 12 मंथ्स के बीच में स्पेसिफाइड की जाएंगी बाय गवर्नमेंट, वो ही पेएबल होंगी। एंड यहाँ पे मैनेजर्स, ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि उन्हें प्रेफरेंस दी जाए। सबसे पहले आपको वेजेस एंड सैलरीज देनी होगी ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा सारी एक्रूड हॉलीडेज रिमनरेशन देनी होगी टू एम्प्लॉयज़ जब टर्मिनेशन हो जाती है उनकी एम्प्लॉयमेंट की बिफोर वाइंडिंग अप, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने किया रेवेन्यूज़ एंड टैक्सेस
के बारे में कि वो पेएबल हो सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट को चाहे कंपनीज़ को। सबसे पहले उन्हें किया जाएगा, मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के तौर पे माना जाएगा, उनको पे आउट किया जाएगा। एंड सेकेंडली वेजेस एंड सैलरीज, लास्टली हॉलीडेज रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद हमारे पॉइंट्स आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, चाहे कंपनी वाउंड अप हो गई है, ठीक है, वॉलंटरली, मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ व्हाट, रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन। रिकंस्ट्रक्शन दोबारा रिक्रिएट करना, एंड अमेलगमेशन मीन्स कंबाइन करके एक न्यू एंटिटी बनाना उसके लिए। और सारी कंट्रीब्यूशन पेएबल होंगी ड्यूरिंग 12 मंथ्स एज कंपेयर टू प्रीवियस वाइंडिंग अप पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडर आएगा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, all sums due as compensation under वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉम्पनसेशन आएंगे वो पेएबल होंगे। नेक्स्ट है ऑल सम्स ड्यूज ड्यू टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और एनी फंड मेंटेन फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसके अंडर भी कोई भी फंड्स आएंगे उसके बाद ये पे आउट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी, अंडर सेक्शन 213 और 216 के अंडर जो भी एक्सपेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के वो पेएबल होंगे बाय कंपनी। सो ये हमारे जी तक पॉइंट हमने कर लिए जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कौन कौन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं या किन्हें किन्हें अथॉरिटी दी गई है कि पहले पेमेंट की जाएगी, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब प्लीज़।